हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2026 की ये पहली क्लास है। ओके, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, पहला पेपर आपका फिलॉसफी का है, ठीक है, जिसमें पहला ही टॉपिक आपका शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, ये आपका पहला टॉपिक है। ओके, आइए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, ये टॉपिक है हमारा, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा CSJMU यानी कानपुर यूनिवर्सिटी में ये हमारा शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के नाम से है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के नाम से है, प्रयागराज में भी, MGKVP में भी और JNU बलिया में भी। तो इस तरीके से नाम अलग है। कानपुर में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के नाम से है, बाकी यूनिवर्सिटीज में दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को मिला दिया गया है, ठीक है, टॉपिक से सेम है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला आपका शिक्षा का अर्थ क्या है। अच्छा, हम लोग क्या क्या इस क्लास में कवर करने वाले हैं, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चित्रों के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, एंड इसी तरीके से कवर करते चलेंगे हम लोग शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया किस तरीके से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत अच्छा आप करने वाले हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा का अर्थ है क्या, आखिर व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा है क्या। देखिए समझिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। भाई, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद तुरंत ही सीखना शुरू कर देता है धीरे धीरे। शुरुआत में जैसे कि जीन पियाजे भी कहते हैं, 0 से 2 साल में बालक अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से चीज़ों को छू करके, पकड़ करके, मुंह में डाल करके ऐसे उनको समझ रहा होता है, यानी कि सेंस ऑर्गन के माध्यम से दुनिया को समझता है। तो बालक जो है जन्म से लेकर के ही सीखना शुरू कर देता है और मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता, उसकी लर्निंग चलती रहती है, ठीक है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम हर स्टेप पर सीखते हैं, ठीक है। हम अपने घर परिवार में बैठे हैं, वहाँ भी सीख रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, वहाँ भी हमारी लर्निंग चल रही है, शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ भी हम सीख रहे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता पूरे जीवन में, कंप्लीट पूरी लाइफ वो सीखता रहता है। ये मानव विकास का मूल साधन है। यदि आप शिक्षित हो गए, आपने एजुकेशन ले ली, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका डेवलपमेंट भी अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो एजुकेशन ही वो हथियार है जिसके माध्यम से आप अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं और उस पीक तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। भाई, हमारा जो परिवार है वो हमारा समाजीकरण की प्राथमिक संस्था ही परिवार है। अगर आपसे जैसे सीटेट में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था उसका परिवार होता है। सबसे पहले बालक अपने परिवार से ही आचार व्यवहार, है ना, कैसे दूसरों से बात करनी है, बड़ों का सम्मान करना है, पैर छूना है, नमस्ते करना है, उठना बैठना, खाना पीना, सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। तो परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। सबसे पहले माँ ही उसे सिखाती है, बेटा ऐसे नहीं खाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। इसके बाद वो विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। इसके बाद कहाँ जाता है, बालक विद्यालय जाता है अपनी प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए, जहां वो टीचर्स के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। एक बात और आपको बता दूं, जो परिवार है ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है और जो विद्यालय है ये समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, क्योंकि परिवार सबसे पहले बच्चे को सोशलाइजेशन सिखाता है और विद्यालय बाद में सिखाता है। यानी कि परिवार के बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो सब सेकेंडरी में आ जाएंगी। वो समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, जहां से बालक अब जैसे विद्यालय जाएगा वहां से डिसिप्लिन सीखेगा, है ना, एक दूसरे का कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है, मिलकर के काम करना है, टीम वर्क सीखेगा। तो वो समाजीकरण आपका विद्यालय से होता है, हालांकि वो सब सीटेट का है। चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से, अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आप अपने आस पड़ोस समाज में रह रहे हैं,
अपने फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं, ठीक है, समाज के सदस्यों से, मित्र से, ठीक है, और बाकी आजकल आपका सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, इनके माध्यम से हम लोग निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस है, कभी रुकती नहीं है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा आपको कोई बाहर से नहीं देता, बल्कि शिक्षा क्या करती है, आपके अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। तो आपकी जो जन्मजात शक्तियां हैं उनका विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाला जाता है एजुकेशन के माध्यम से, और फिर उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक आपको बनाया जाता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा शब्द का सीधा साधा सामान्य अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें हम जीवन पर्यंत निरंतर सीखते भी रहते हैं और अपने जूनियर्स को सिखाते भी रहते हैं। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ये जुड़ा हुआ है। टीचिंग लर्निंग मतलब सिर्फ विद्यालय से नहीं है। आप अपने घर में पहले आप दूसरों से सीख रहे थे, आप थोड़े बड़े हैं, अब आप जो अपने छोटे हैं उनको सिखाएंगे। आप बड़ों से सीख रहे हैं, अपने छोटों को सिखा रहे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। इस सीखने सिखाने का लक्ष्य होता है बच्चे का विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसके अंदर परिवर्तन लाना। अब हम लोग समझते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। सबसे पहले तो यह जानना होता है कि वो जो शब्द है आखिर वो किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। कौन कौन से हैं वो दो शब्द? एक है शिक्ष धातु, दूसरा है साक्ष धातु। तो अब यहां पे शिक्ष का अर्थ क्या है भाई? शिक्ष का अर्थ है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना, और साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्यायवाची है। किसका? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुछ शब्दों से हुई है, जैसे एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। एडुकेटम का अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेटम ई और डू को दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के बना है एडुकेटम। जहां पे ई का अर्थ है अंदर से, डूको का अर्थ है आगे बढ़ना। यानी कि जब व्यक्ति के ज्ञान को अंदर से बाहर लाया जाता है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर से ज्ञान को बाहर लाया जाता है। एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षित करना, टू एजुकेट बाहर ले आना, टू ब्रिंग अप या विकसित करना, टू रीच। ठीक है, एक बात, अब जैसे इसमें हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स मिक्स लिखे हैं। अब आप जैसे जब एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जो हिंदी में कॉपी लिख रहे हैं बच्चे, वो हिंदी के साथ इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी कॉपी अच्छी लगेगी और लगेगा कि बालक पढ़ करके आया है, बढ़िया नॉलेज है। लेकिन इंग्लिश वाले हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो लाइन है, मान लीजिए अगर हिंदी में आप कॉपी लिख रहे हैं तो आप आराम से ऐसे हिंदी शब्द के साथ इंग्लिश शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना या बाहर निकालना। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। बालक की सर्वांगीण विकास का मतलब बच्चे का शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, उसका भावनात्मक विकास हो सके, है ना, हर तरीके से बच्चा डेवलप हो सके। सर्वांगीण मतलब बच्चे का होल डेवलपमेंट।
ठीक है, शिक्षा यही करती है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के कुछ शाब्दिक अर्थ हैं और ये जो है इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। ये जो आपके सामने बना हुआ है इसको कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। ठीक है, आपसे सीटेट में आपको ये कॉन्सेप्ट मैपिंग शब्द मिलेगा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है पालन पोषण, यानी टू ब्रिंग अप। किसका पालन पोषण? इसका मतलब है बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक देखभाल करना। जैसे पेरेंट्स बच्चे को संभालते हैं, उसको एक सुरक्षा देते हैं, उसको हैबिट से सिखाते हैं, इटिकेट, मैनर्स सिखाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो शिक्षा भी बचपन से लेकर बड़े होने तक व्यक्ति को संतुलित तरीके से उसका डेवलपमेंट करती है। तो वही है पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप। फिर है यानी विकसित करना। शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चे की क्षमताएं, प्रतिभाएं, सोचने की शक्ति, पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस और स्किल्स को धीरे धीरे डेवलप करती है। फिर है टू नरिश, संवर्धन करना। जैसे पौधे को खाद पानी देने से वो बढ़ता है, वैसे ही एजुकेशन मनुष्य के ब्रेन, उसके इमोशंस, उसका कैरेक्टर और नॉलेज को नरिश करती है, पोषण देती है, और ये व्यक्ति के अंदर छुपे गुणों की देखभाल करती है, उनको बाहर निकाल करके लाती है। इतनी बात क्लियर है। शिक्षित करना किसको? इसका अर्थ है बच्चे को ज्ञान देना, इंफॉर्मेशंस, नियम हो गए, ठीक है, वैल्यूज हो गई, स्किल्स और जीवन जीने की समझ देना। फिर है प्रशिक्षित, टू ट्रेन। जैसे कि इसका मतलब है कि व्यक्ति को लिखना, पढ़ना, है ना, ये सब चीजें सिखाना, उसको ट्रेंड करना। बाहर निकालने का मतलब है कि बच्चे के अंदर जो भी क्षमता, गुण या प्रतिभा या शक्ति छिपी है उसे बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा केवल बाहर से भरना नहीं है, बल्कि बच्चे के अंदर पहले से मौजूद जो ज्ञान है उसको बाहर निकाल करके आओ। बच्चों को सिखाने का मतलब है किसी भी कोई भी टॉपिक, कोई सब्जेक्ट या कोई स्किल, है ना, या ज्ञान को समझाना, दिखाना, करके बताना और एक सीखने योग्य तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत करना। टू लर्न, सीखना मतलब बच्चे ज्ञान को समझें, उसको स्वीकार करें, उसको दोहराएं, उसको अपने व्यवहार में लाएं, अनुभव से सीखें। आगे बढ़ना, और शिक्षा का मतलब होता है बच्चे को ऊंचा उठाना, बेहतर बनाना, उसका लेवल बढ़ना। जैसे उसकी सोच, उसकी हैबिट्स, उसका व्यवहार, ज्ञान और पर्सनैलिटी उच्च लेवल तक पहुंच पाए। टू डिसिप्लिन, नियंत्रित करना मतलब बच्चे में बच्चा डिसिप्लिन, अपने नियम का पालन कर पाए, अपना टाइम मैनेजमेंट सीख पाए, अपना सही से व्यवहार करना सीख पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए। तो ये सारे अर्थ होते हैं हमारे शिक्षा के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो परिभाषाएं हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये याद ना हो तो रट लेना, लेकिन यदि आपको नंबर अच्छे चाहिए एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको हर टॉपिक की 1 या 2 परिभाषा रट करके जानी होगी और इनको लिखना होगा, तभी आप बहुत बढ़िया नंबर पाओगे। महात्मा गांधी के अनुसार बात करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास है। यानी कि शिक्षा का मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके और उच्च लेवल तक पहुंच सके। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। कुछ पश्चिमी विद्वान हैं, उन्होंने शिक्षा की परिभाषा कुछ अलग तरीके से दी है। क्या कहते हैं वो? एक तो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। परिभाषा बहुत सरल है, बहुत छोटी है, नंबर पूरे मिलेंगे, इसको रट लेना। प्लेटो कहते हैं शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो परफेक्शन, वो पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। तो ये कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं और ये हमारे कुछ भारतीय फिलोसफर्स हैं, विद्वान हैं। ये परिभाषाएं आपको रटनी पड़ेंगी। अब देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, देखिएगा, अगर आप हमारे ये पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649
ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यानी कि CSJMU जो कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हम यहाँ से आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, PYQs होंगे, ठीक है। ये सारा मटेरियल हम आपको यहाँ से PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे और आपको कुछ फीस देनी होगी। फीस पे करने के बाद नोट्स आपको यहाँ से फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। आप इसको डाउनलोड करके सेव करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात, हमारे द्वारा दिए गए नोट्स से ही पूरा पेपर आएगा। आपको हमारे नोट्स लेने के बाद बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये नोट्स आपके लिए पर्याप्त होंगे और आप मटेरियल सामने देख ही पा रहे हो किस तरीके का है। बहुत आसान भाषा में बड़े जल्दी आप इसको याद कर पाएंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? समझिए, शिक्षा का संकुचित अर्थ होता क्या है? विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है वह शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। ऐसी शिक्षा जिसमें सब कुछ पहले से तय है। भाई उसमें आपका सिलेबस तय है, टीचिंग मेथड्स भी तय होते हैं कि इस मेथड से इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, टाइम सारा फिक्स है, इस सब्जेक्ट इस क्लास में इस पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ पहले से तय होता है, इसी को संकुचित शिक्षा कहते हैं। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, निश्चित शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स फिक्स होती हैं, पाठ्य पुस्तकों की निश्चितता और बहुलता होती है कि पाठ्य पुस्तक आपकी जो किताबें हैं फिक्स हैं कि आपको ये इतनी किताबें इस क्लास में चलेंगी, कक्षा 3 में जैसे पूरा बैग भर देते हैं। बहुलता मतलब ढेर सारी किताबें होती हैं और निश्चित भी होती हैं। अगर एक किताब कम खरीद लो, स्कूल वाले अगले दिन बच्चे को लिख के देते हैं कि इसकी एक किताब कम है, वो भी लाओ जाके, है ना। हालांकि उसका कोई यूज ना हो, साल भर ना पढ़ाई जाए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो निश्चितता होती है कि इतनी किताबें खरीदनी ही खरीदनी है। कक्षा 2-3 का जो कोर्स है वो 3-4 हज़ार का आता है, कम नहीं होना चाहिए। ये टीचर्स, तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो फिक्स होता है, इसमें टीचर्स का प्रमुख स्थान होता है। यह शिक्षा जीवन के कुछ ही वर्षों तक चलती है। भाई हम लोग जीवन भर स्कूल नहीं जाते रहते, जीवन भर नहीं पढ़ते रहते। कुछ एक समय होता है, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद अपना घर से पढ़ रहे हैं, ऐसा, ठीक है। तो कुछ ही वर्षों तक ये शिक्षा चलती है। इसे पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालयी शिक्षा की भी संज्ञा दी जाती है। पुस्तकीय ज्ञान किसको कहते हैं? विद्यालयी ज्ञान को। इसको विद्यालयी शिक्षा भी कहा जाता है, संकुचित शिक्षा को, जो कि हमें विद्यालय से मिलती है। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल या असमर्थ होती है। देखिए, जो अब जैसे हमने ऊपर आपको बताया, इसमें एक तो आपका विद्यालय फिक्स है भाई कि आपको विद्यालय जाना है, वहीं ये शिक्षा मिलेगी। सिलेबस आपका फिक्स है, इतनी किताबें आपको खरीदनी ही खरीदनी है, ठीक है। दूसरी बात, आपको स्कूल में ये सब्जेक्ट ये सर पढ़ाएंगे, इस टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे, सारा कुछ फिक्स है। अब इसमें ये जो शिक्षा है ये बालक का संपूर्ण विकास नहीं करती। इससे बालक किताबें रट लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन उसका संपूर्ण विकास नहीं होता। उसका भाई हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट को इग्नोर किया जा रहा हो, या बच्चे के जो है कि इमोशनल डेवलपमेंट को इग्नोर किया जा रहा हो, उसका सोशल डेवलपमेंट इग्नोर किया जा रहा हो। क्योंकि संपूर्ण का मतलब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हर तरीके से विकास होना चाहिए ना। तो इस संपूर्ण विकास को असफल या असमर्थ होती है। इस शिक्षा का उद्देश्य निश्चित समय और निश्चित स्थान पर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है। निश्चित समय इतने बजे, निश्चित स्थान स्कूल में ही मिलेगी, है ना, और इस माध्यम से इतनी किताबें पढ़ के मिलेगी। तो ये एक फिक्स्ड प्रक्रिया होती है। अब इसका व्यापक अर्थ समझिए क्या होता है। शिक्षा व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं। जो भी हम सीखते हैं, जो कुछ सीखते हैं, जहां से भी सीखते हैं, वो व्यापक शिक्षा है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, कब्र तक जाती है। ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं हो रहती कि हम इसी व्यक्ति से पढ़ेंगे, इसी समय पर पढ़ेंगे। नहीं, तुम कहीं भी, तुम भारत में हो वहीं वहाँ भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तुम अंडमान निकोबार चले जाओ वहाँ भी शिक्षा ग्रहण करोगे, तुम अमेरिका चले जाओ वहाँ भी शिक्षा ग्रहण करोगे, ठीक है। अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। बालक जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है।
उसी अवस्था से ही उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, सीखना उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पुष्प आदि सभी से कुछ न कुछ सीखता है। कहते हैं कि फूलों की तरह मुस्कुराना सीखो। तो क्या है, फूलों से हमें क्या सीख रहे हैं कि ऐसे ही हमें मुस्कुराना है, ऐसे ही खिलखिलाते रहना है। ठीक है, पेड़ पौधों से व्यक्ति सीखता है, निर्जीव वस्तुओं से भी सीखता है, जीव जंतुओं से कहते हैं ना कि काकचेष्टा वको ध्यानम, यानी कि कौवे जैसा प्रयास, वको ध्यानम, जैसे बगुला का ध्यान होता है वैसे ही हमें ध्यान रखना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो जीव जंतु हैं वहां से भी सीखने को मिलता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। बालक जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के संपर्क में आता है वह ही उनके शिक्षक हैं। बालक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, वहाँ भी सीख रहा है। शादी पार्टी बर्थडे में गया, वहाँ भी सीख रहा है। ऑफिस में ग्रुप के साथ काम कर रहा है, मीटिंग चल रही, वहाँ भी सीख रहा है। अब ये दादाजी इस उम्र में किताब लेके बैठे हैं, इनको कल एग्जाम तो देने जाना नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं? ये यहाँ भी सीख रहे हैं। ये व्यक्ति अपना काम करते हुए फैक्ट्री में काम कर रहा है, इंजीनियर है, ये वहाँ भी सीख रहा है। ये जो व्यापक शिक्षा है जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो उसके जीवन भर के संपूर्ण अनुभव जो उसे सिखाते हैं वह भी शिक्षा ही है। अब शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ देखिएगा, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है, समझाइए। आप कैसे समझाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो आप देखिए कुछ पॉइंट है हमारे। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में पढ़ेंगे, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में पढ़ेंगे, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में पढ़ेंगे, बहुध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में पढ़ेंगे। आइए पहले शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है समझिए, फटाफट समझिए। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्यों? क्योंकि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये जो पॉइंट है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये वाइगोत्स्की का पॉइंट है। किसका है? वाइगोत्स्की का पॉइंट है। वाइगोत्स्की से इसको जोड़ के समझिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक अकेले नहीं सीखता, समाज के संपर्क में आकर के ही सीखता है। एक छोटा बच्चा है, जाके जंगल छोड़ा उसको, है ना, तो क्या वो भाषा सीख पाएगा? क्योंकि ना तो वहां पे वो भाषा उसको बोलने को मिल रही है, ना सुनने को मिल रही है, ना सीखने को मिल रही है ना, नहीं सीख पाएगा। कहाँ सीखेगा? उस प्रकार के एनवायरमेंट में, वातावरण में, अपने समाज के साथ, संस्कृति के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ सीखेगा। ठीक है, तो जो लर्निंग है वो सामाजिक प्रक्रिया है। भाई समाज के लोगों के साथ ही हम रहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन जब होता है, यानी कि हम उनके साथ बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुन रहे होते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। इसके माध्यम से हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, भाषा सीखते हैं हम, एक दूसरे के विचार एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, है ना, तो वहां से हमारी लर्निंग होती है, वहां से हम सीखते हैं। इसी प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब ये काम निश्चित उद्देश्यों के सामने रख करके किया जाता है तो उसे ही शिक्षा कहते हैं। अब जैसे ये काम निश्चित उद्देश्यों को सामने रख करके किया जा रहा है, निश्चित उद्देश्य मतलब जैसे भाई आपको किसी को कोई खास ज्ञान प्रदान करना है, ठीक है, जैसे आप किसी को मैथ्स सिखा रहे हैं, कोई भाषा सिखा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब उसको निश्चित उद्देश्यों को सामने रख करके किया जाता है तो यही शिक्षा है हमारी। ठीक, आप किसी को कोई स्किल सिखा रहे हैं, पढ़ना लिखना बोलना सिखा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा रहे हैं, ठीक है, या किसी के अंदर आप अच्छा कैरेक्टर उसका डेवलप करना चाहते हैं, ईमानदारी, सहयोग, डिसिप्लिन, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, ये सब सिखा रहे हैं, या सोशल एडजस्टमेंट, कि समाज में कैसे रहना है, दूसरों से कैसे बात करनी है, ये, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, आपके अंदर लीडरशिप क्षमता कैसे आएगी, डिसीजंस लेने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें एक निश्चित उद्देश्य बन जाते हैं। अगर हम इनको ध्यान में रख करके किसी को सिखा रहे हैं तो वो भी शिक्षा ही है भाई। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपने जन्म के साथ ही कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है। बालक एकदम कतई बिल्कुल कोरा कागज बन के नहीं आता। आज के मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बालक कोरा कागज बन करके नहीं आता, अपने साथ कुछ शक्तियां लेकर के पैदा होता है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में उसकी इन शक्तियों का डेवलपमेंट होता है।
उस बच्चे को जैसा माहौल मिलता है उसके हिसाब से उसकी जो शक्तियां हैं वो उभर करके बाहर आती हैं, और इसी के कारण ही मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है। जब वो शक्तियां बाहर आती हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिशु जन्म के कुछ समय उपरांत ही ध्वनियों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है। कुछ समय बाद ही बालक जो है खिलखिला करके हंसना या पा बा मा दा इस तरीके से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है, परंतु उसे भाषा का ज्ञान तो आसपास के व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही होता है। हालांकि आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, लेकिन किस वस्तु को क्या नाम दिया जाता है, किसको क्या कहा जाता है ना, मेरे पापा कौन है, मम्मी कौन है, भैया कौन है, बहन कौन है, दादा दादी कौन है, ये सब वो बाद में सीखता है ना, कि किस वस्तु को क्या नाम दिया गया है वो बाद में सीखता है। वह उन्हीं लोगों की भाषा का अनुकरण करता है जिनके संपर्क में वो रहता है, जिनके आसपास में वो रहता है। मनुष्य की संपूर्ण सहृदयता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। तो ये हमने समझा किस तरीके से जो शिक्षा है वो एक सोशल प्रोसेस है। इसमें यह कहा गया है कि बालक लोगों के संपर्क में आकर के ही सीखता है। अगला पॉइंट हमारा है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ डायनामिक प्रोसेस। आइए इसको समझते हैं। चलिए भाई, ये संसार ही निरंतर गतिशील है ना। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, और मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है। अतः शिक्षा का अस्थिर होना स्वाभाविक है। जब ये संसार गतिशील है, मनुष्य का स्वभाव गतिशील है, उसमें परिवर्तन आता रहता है, तो फिर शिक्षा कैसे स्थिर हो सकती है? इसमें भी परिवर्तन आना संभव है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती रहती है। भाई, जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसको बदल करके समय के हिसाब से, परिस्थिति को देखते हुए उसमें बदलाव किया गया और NEP 2020 लाया गया। चाहते तो वही शिक्षा प्रणाली चलती रहती, क्या फर्क पड़ता था? उसमें भी तो बालक सीख रहे थे, लेकिन नहीं, कुछ नई चीजें ऐड की गई, उस कुछ परिवर्तन लाया गया, क्योंकि समाज को देखते हुए, समाज की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन हो रहा है, उसके हिसाब से उसमें कुछ बदलाव लाए गए और नई शिक्षा नीति को लाया गया। नई शिक्षा नीति में क्या कहा गया? अब क्या कहा गया है कि अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने क्या कहा उत्तर प्रदेश में कि 10 दिन बच्चे जो हैं वो बिना बैग के स्कूल आएंगे। 10 दिन बिना बैग के स्कूल आएंगे। ये इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही है कि बच्चे जब बिना बैग के आएंगे तो उन्हें एक्टिविटीज़ करवा करके, है ना, कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम करवा करके या खेल खेल में शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। तो ये क्या है? ये देश के हिसाब से, ये समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा में बदलाव लाया जाता है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन करना ही पड़ता है या आता है। आई बात समझ में? अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं टीचिंग मेथड्स में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर विकास परिवर्तन के कारण ही है। परिवर्तन नहीं लाओगे, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और शिक्षा से विकास की गति भी प्रभावित होती है। आई बात समझ में? वेरी गुड। समझ गए कि शिक्षा कैसे डायनामिक प्रोसेस है। अब समझते हैं कि शिक्षा बाइपोलर प्रोसेस कैसे है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जॉन एडम्स कहते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि दो मुखी प्रक्रिया है। ठीक है, 1-2, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। ये इसको प्रभावित करता है, ये इसको प्रभावित करता है, ये इसको। ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। इनके अनुसार शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं। पहला, जो प्रभावित करता है, जैसे कि टीचर। पहले कौन? जो प्रभावित करता है, वो टीचर। दूसरा, वो जो प्रभावित होता है, वो कौन है सर? वो है बच्चा, जो प्रभावित, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा के 2 ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों के सम्मिलित और सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
अतः शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक का बिल्कुल समान महत्व है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। एक मार्ग प्रदर्शक है, दूसरा उसका अनुकरण करता है। तो ये देखिए, एक मार्ग प्रदर्शक, एक रास्ता दिखाने वाला है। कौन? एक रास्ता दिखाने वाला टीचर। दूसरा अनुकरणकर्ता, जो उस रास्ते पर चलता है वो है विद्यार्थी। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो को ही महत्व दिया गया है। तीसरी किसी चीज की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो वो है कौन है? जॉन एडम्स, जिन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ एक बाइपोलर प्रोसेस है। सिर्फ दो चीजों पर शिक्षा चलती है, शिक्षक और शिक्षार्थी पर। ठीक है, किस पर चलती है भाई? शिक्षक और शिक्षार्थी पर। बीच में तीसरी किसी चीज को इन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। बीच में जो किताबें रखी है इसको इन्होंने, जॉन एडम्स ने क्या कर दिया? इग्नोर मार दिया कि बस टीचर पढ़ाएगा, बच्चे सुनेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए, तीसरी चीज को महत्व नहीं दिया। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में जॉन डीवी ने कहा है कि भैया देखो ऐसा है। जॉन डीवी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है कि भैया जॉन एडम्स देखो ऐसा है, गलत ना बताओ, तुमने दो मुखी प्रक्रिया बताई है, गलत है, तीन मुख होते हैं इसके, ट्राइपोलर प्रोसेस है ये। डीवी का विचार है कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और बालक को ही महत्व दिया गया, जबकि इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम भी तो इंपॉर्टेंट है। बिना पाठ्यक्रम के कब तक टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, कब तक बच्चा पढ़ेगा? टीचर दिन रात उसको सत्यनारायण की कथा तो नहीं सुनाएगा बैठा करके। कोई तो माध्यम चाहिए ना जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, इसलिए पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट है। डीवी का विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का कोई ना कोई आधार जरूर हो। जो टीचर और बच्चों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों के बीच जो दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, जो वार्तालाप हो रही है, किसके आधार पर? कोई तो कुछ तो चाहिए ना, तो दैट इज, वो क्या है? पाठ्यक्रम है। वो आधार है समाज, क्योंकि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। समाज द्वारा ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधियों को निर्धारित भी किया जाता है। अतः उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के तीन आधारभूत स्तंभ बताए हैं: शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। क्या? एक तो आपका टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा करिकुलम। एक टीचर, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरे बच्चे। टीचर, पाठ्यक्रम और बच्चे, ट्राइपोलर प्रोसेस को कहा गया है। अब यहाँ पे टीचर और बच्चों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इस सिलेबस के आधार पर हो रहा है। यहाँ पे टीचर बच्चे को जो पढ़ा रही हैं उसका आधार ये किताब है। तो इस तरीके से जॉन डीवी ने क्या कहा? जॉन एडम्स के विचार का खंडन करते हुए कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिए, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में कैसे? एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस है। चलिए, इसमें कहा गया है कि आधुनिक समय में शिक्षा का स्वरूप काफ़ी बदला हुआ है। आज के समय में शिक्षा का जो स्वरूप है वो काफ़ी बदल गया है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं किया जा सकता कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय तक या पाठ्यक्रम तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी बहुत महत्व है, समाज की गतिविधियों का भी बहुत महत्व है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक और निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में मान्यता प्रदान की जा रही कि शिक्षा सिर्फ त्रिमुखी नहीं है, सिर्फ तीन आयाम नहीं है, इसमें और भी कई सारे आयाम हैं जहाँ से शिक्षा का प्रोसेस चलता है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर साधनों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। मतलब बच्चा जो पढ़ना चाहे, जैसे पढ़ना चाहे, उसको उस हिसाब से पढ़ाओ, जैसे उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता है उसके आधार पर उसको चयन करने का मौका दो। बच्चे को शिक्षा में फ्रीडम चाहिए, है ना। इसमें शिक्षा का प्रचलित स्वरूप पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा, सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाले और स्वशिक्षा के अनेक रूप सम्मिलित हैं। अब शिक्षा को कई तरीके से बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी के लिए अलग अलग प्रकार की नई संस्थाओं और सेवाओं जैसे कि सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, तकनीक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं और अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय, श्रव्य दृश्य साधन, इन सब के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है ताकि हर तरीके से बच्चे के अनुसार शिक्षा को ढाला जा सके और शिक्षा बच्चे तक पहुंच सके। अब हम लोग बात करते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। आइए समझिए।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। आपसे एग्जाम में ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, ये आपसे पूछा ही जाएगा। एजुकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा और कानपुर यूनिवर्सिटी में जो शॉर्ट पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी मिलेगा। ठीक है, बाकी आप चाहे लखनऊ के हों, प्रयागराज के हों, या और हाँ, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपके लिए भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज के विद्यार्थी हैं तब भी आपके लिए भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो आपके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से नोट्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, और कानपुर वाले तो फटाफट मैसेज करके नोट्स ले ही लें। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए हम लोग समझेंगे औपचारिक शिक्षा क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है क्या। औपचारिक शिक्षा से अर्थ है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालय में टीचर्स के द्वारा एक निश्चित योजना और पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। ये औपचारिक शिक्षा है। कहाँ मिलती है? विद्यालय में। कहाँ मिलती है? विद्यालय में, जिसके लिए एक फिक्स्ड प्लान तैयार किया जाता है, एक पाठ्यक्रम होता है जिसके आधार पर हमें शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के शिक्षण की योजना पहले से ही बना दी जाती है कि ये सब्जेक्ट है, इसके लिए ये लेसन प्लान बनाओ, इसके हिसाब से पढ़ाना है, ऐसे गतिविधि करानी है, या इसमें इस तरीके से आपको प्लान करके बच्चों को इस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है। और इसका उद्देश्य भी निश्चित कर दिया जाता है कि आखिर ये हम बच्चे को ये चैप्टर, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य भी निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा को विद्यार्थी भी जानते बूझते प्राप्त करते हैं, यानी कि कंसंट्रेट होकर के, ध्यान लगा करके इसको सीख रहे होते हैं। औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी को निश्चित समय पर नियमित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक निश्चित समय पर कि आपको 8 बजे स्कूल आना है ना, 8:30 बजे आपकी क्लास शुरू होगी, 9:30 बजे आप फ्री होंगे, फिर 10 बजे से अगली क्लास, तो टाइम फिक्स होता है। नियमित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख साधन और केंद्र विद्यालय ही होते हैं। परंतु विद्यालय के साथ साथ लैब है ना, लाइब्रेरी, लैब, अजायब घर, पुस्तकें आदि दूसरे भी साधन होते हैं जिनसे विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये है हमारी औपचारिक शिक्षा, जहाँ बालक विद्यालय के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, पुस्तकालय जाकर के वहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, प्रयोगशाला जाकर के वहाँ साइंस के प्रयोग करके देख रहा है। इस तरीके से शिक्षा हमारी चलती है। अब है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफॉर्मल एजुकेशन का, आपसे जरूर पूछा जाएगा, 110% रट लीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा भी कहा जाता है। इस प्रकार की शिक्षा जन्म भर चलती है, जन्म भर, जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक बालक सीखता रहता है। इस प्रकार की शिक्षा में विद्यालय और शिक्षक की औपचारिकता नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे टीचर्स का रोल नहीं होता, स्कूल का रोल नहीं होता इसमें। अनौपचारिक शिक्षा में बालक को हंसते, खाते, पीते, काम करते, उठते, बैठते अचानक ज्ञान प्राप्त होता रहता है। इसमें बालक कहाँ सीखता है? घर परिवार से, अपने वातावरण से, अपने साथ संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से सीखता है। बालक यहाँ पे बाजार गया है, मार्केट गया है, वहाँ भी सीख रहा है, शादी पार्टी बर्थडे में गया है, वहाँ भी सीख रहा है, यानी कि हर परिस्थिति में सीखता रहता है। अपने माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, समाज के अन्य व्यक्ति जिनसे भी बालक का परिचय होता है, वह सबसे कोई ना कोई ज्ञान की बात ग्रहण करता रहता है, सीखता ही रहता है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित योजना नहीं होती कि पहले से पूरा प्री प्लान्ड होता है, ऐसा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं होती कि तुम्हें 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है, समय फिक्स नहीं होता कि इतने बजे क्लास आनी है। बच्चे का परिवार, उसका फ्रेंड सर्कल, पड़ोसी, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, जनसंचार के दूसरे माध्यम, मोबाइल फ़ोन है ना, दल, गुट, खेल आदि उसकी अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। ये अनौपचारिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? ये उसका बच्चे का परिवार, यहाँ से अनौपचारिक शिक्षा बच्चा हर समय खेलते कूदते ग्रहण करता रहता है। बच्चा टीवी देख रहा है, ज्ञान ग्रहण कर रहा है। आजकल टीवी तो साइड ही हो गया, मोबाइल फ़ोन से ही ज्ञान ग्रहण कर रहा है। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, वहाँ से भी उसको अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति की। नेचर ऑफ एजुकेशन है क्या, समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बेहतरीन क्लास। ठीक है, आइए नेचर ऑफ शिक्षा की प्रकृति आपसे समझते हैं। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेता है।
कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा ना तो उसमें ऐड कर देगा कि शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, हमने पहले ही पढ़ा है। क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ व्यक्ति अपने समाज संस्कृति से लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और बाकी कैरिकुलम, आपका सिलेबस मटेरियल। ओके, व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है। लेकिन संकुचित अर्थ में अगर इसको देखोगे तो ये केवल विद्यालयों में ही चलती है। जो अभी आपने पीछे पढ़ा, प्रकृति में आपको वही सब लिखना है। जो अब तक आपने पीछे पढ़ा है वही सारा आपको प्रकृति में लिखना है। हमने शुरुआत में पढ़ा शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसके 3 मुख्य अंग होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी, विषय सामग्री। और व्यापक अर्थ की बात करोगे तो जीवन भर चलती है। संकुचित अर्थ में अगर देखोगे तो शिक्षा केवल विद्यालय में ही चलती है, ठीक है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं कि आखिर बच्चा क्यों पढ़ रहा है ना। समाज की उससे अपेक्षाएं होती हैं, उस हिसाब से शिक्षा चलती है। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण उस समाज के धर्म दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है कि आखिर शिक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। जहाँ जैसा समाज, उस समाज को जैसी भी आवश्यकता है उसके हिसाब से वहाँ का सिलेबस डिजाइन किया जाता है। शिक्षा का कार्य ऐसे मानव का सृजन करना है जो एकीकृत होकर, एकजुट होकर, मिलकर, साथ रहकर समाज का विकास करे। आइए शिक्षा को एक साइंस के रूप में देखते हैं। शिक्षा एक विज्ञान के रूप में कैसे है। शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान से संबंधित कुछ विशेषताएं देखनी पड़ेंगी कि आखिर ये विज्ञान है भी या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पहला पॉइंट हमारा है व्यवस्थित ज्ञान का समूह। शिक्षा विज्ञान है क्योंकि शिक्षा विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों और प्रयोग के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी व्यवस्थित ज्ञान का समूह नहीं, अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। जैसे विज्ञान जो है वो व्यवस्थित है, पूरी तरीके से वेल मेंटेन्ड है ना, वैसे ही शिक्षा भी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये। ओके, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत लगातार अवलोकन के पश्चात विज्ञान की तरह विकसित हो चुके हैं। शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत और तकनीकों की पिछले कई वर्षों से निरंतर जांच करने के बाद उनके परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन के विषय भी इसके अंदर देखे जा रहे हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। ये अधिक से अधिक परिस्थितियों में प्रत्येक जगह एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं। सार्वभौमिक मतलब जो साइंस का प्रयोग यहाँ भारत में किया गया और जो परिणाम आया वही विदेश में जाकर के, अमेरिका में भी जाकर के जब वो प्रयोग किया जाए तो सेम परिणाम आए, उसे कहते हैं कि ये सार्वभौमिक है, ठीक है। तो हर परिस्थिति में एक जैसा ही रिजल्ट दे रहा है। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों की तरह सार्वभौमिक होते हैं जो कि सभी शैक्षिक इकाइयों द्वारा मान्य होते हैं। कारण और परिणाम की अगर बात की जाए तो विज्ञान के सिद्धांत हमेशा कारण और परिणामों के संबंधों की व्याख्या करते हैं, कारण और परिणाम के संबंधों के, कि इसके पीछे का कारण क्या है और फिर इसका परिणाम क्या निकला। विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांतों को विशेष समस्याओं के समाधान हेतु लागू करके उनके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रभावी अभिप्रेरण छात्र की कार्यशाला को बढ़ाता है। प्रभावी अभिप्रेरण यानी कि जो अच्छे तरीके से बच्चे को जब उसको प्रेरित किया जाता है तो छात्र की कार्यशाला बढ़ जाती है और कमजोर नियोजन कार्यकुशलता को कम कर देता है। यदि आपका प्लान कमजोर है तो बच्चे की स्किल्स को कमजोर कर देगा। ये कमजोर नियोजन कारण है और कम कार्यकुशलता अर्थात कम उत्पादन का परिणाम है, ठीक है। अब देखिएगा, परिणामों की पूर्व अनुमान की संभावना इसमें होती है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, इसको हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसे ही शिक्षा के किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर
प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है कि इसका ये अनुमान है, इसका ये रिजल्ट आएगा। इसमें भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सब तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है, क्योंकि शिक्षा में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने शिक्षा विज्ञान के रूप में भी आपने समझा और शिक्षा की प्रकृति भी अभी आपने समझी। अब हम लोग जानेंगे शिक्षा एक कला के रूप में। देखिएगा, शिक्षा कला है अथवा नहीं है, इसको भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि कला की विशेषताओं पर आपको ध्यान देना होगा। यदि कला की विशेषताओं से शिक्षा की विशेषताएं मैच करती हैं, इसका मतलब कि यह आपका कला है। व्यवहारिक ज्ञान, कला ये सिखाती है कि एक काम को प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए, किसी भी काम को अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जाए। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि पहले से जो उद्देश्य निर्धारित किए जा चुके हैं वो ठीक तरीके से प्राप्त हो जाएं, इसके लिए कला का प्रयोग अर्जित ज्ञान को, जो ज्ञान बच्चे ने प्राप्त किया है उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने से संबंधित होता है कि उसको लागू किया जाए। व्यक्तिगत कुशलता, कला व्यक्तिगत कुशलता पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति खुद कितना स्किल्ड है, उसके अंदर पहले से कितना स्किल यानी कुशलता है। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। काम एक ही है लेकिन 4 व्यक्ति हैं तो उनका चारों का काम करने का तरीका अलग होगा। समान तकनीकी ज्ञान या योग्यता होने पर भी हर कलाकार की कार्यकुशलता और सफलता भिन्न होती है। भाई आप समझते हैं, समान तकनीकी ज्ञान, योग्यता, दोनों में योग्यता समान है। ठीक है, दोनों में तकनीकी दोनों को समान दी जा रही है लेकिन काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है कि वो खुद कितना उसमें स्किल्ड है। शिक्षा की परख किसी के तकनीकी ज्ञान के कुशलतापूर्वक उपयोग और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और लाभदायकता पाने की प्रवणता से होती है। अब हम लोग सृजनात्मकता को समझते हैं। कला वास्तव में सृजनात्मक है, क्योंकि आर्ट क्या है? आर्ट क्रिएटिविटी है। ठीक है, आर्ट जैसे कोई भी पेंटर है, चित्र बना रहा है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, तभी वो उस चित्र को एक सही आकार रूप दे पा रहा है, एक सजीव चित्रण कर पा रहा है। एक बढ़ई होता है कारपेंटर, उसके अंदर भी क्रिएटिविटी होती है, कैसे वो एक लकड़ी पर, ऊबड़ खाबड़ लकड़ी पर कैसे बढ़िया नक्काशी करके उसको एक सुंदर सा उसमें कोई डिजाइन निकाल देता है ना। ये क्रिएटिविटी है, क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। शैक्षिक प्रक्रिया एक कला है जिसके अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण के द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेरित किया जाता है कि वे उपक्रम में अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर पाएं। निरंतर अभ्यास के द्वारा, देखिए जिस प्रकार कला में निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार लाया जाता है, आर्ट में व्यक्ति जब लगातार एफर्ट करता है, प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। उसी प्रकार शिक्षा में भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार होता है। उदाहरण के लिए एक सिंगर जिस प्रकार अभ्यास से अपने सिंगिंग में सुधार करता है, लगातार प्रैक्टिस करके अपनी सिंगिंग को बहुत बेहतर करता चला जाता है, एक डांसर प्रैक्टिस करके अपनी डांसिंग को बहुत बेहतर करता चला जाता है, उसी प्रकार एक टीचर अपने निरंतर अभ्यास से नए अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार वो समस्याओं का समाधान अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करता है। अतः शिक्षा एक कला है, क्योंकि इसमें कला के सभी गुण विद्यमान हैं। बहुत बढ़िया। अब कला भी शिक्षा विज्ञान है या विज्ञान के रूप में, शिक्षा कला के रूप में, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अगर पूछे कि विज्ञान है या अथवा कला, इस पर टिप्पणी लिखिए तो आप विज्ञान की भी 4 विशेषताएं लिख देना, कला की भी विशेषताएं लिख देना, बाद में अपना राय दे देना कि हाँ ये विज्ञान है या कला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूरा होगा। अब हम लोग समझते हैं शिक्षा, शिक्षण और सीखने पर संबंध अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तब आप क्या लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, बहुत अच्छा मटेरियल, जितनी आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ और ये मटेरियल हमारा लिखा हुआ है, नोट्स हैं ये जो हमारे, इतनी आसान भाषा में कोई कॉपी किताब क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कहीं भी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बीएड में आप बेहतर कर पाएँ एंड बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए, तो आप हमारे ये नोट्स लेना। कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र कान खोल कर सुन लें। नोट्स लेने के लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी एंड ये कंप्लीट 4 पेपर के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है,
बाकी लखनऊ कानपुर प्रयागराज से हैं तब भी लखनऊ प्रयागराज के हैं तब भी आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको आपके हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते हैं। शिक्षा, शिक्षण और सीखना, ठीक है, तीनों उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, परंतु प्रायः लोग तीनों से एक ही अर्थ लगाते हैं कि ये एक ही चीज़ है, जबकि तीनों में बहुत अलग है। शिक्षा क्या है? शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक सौद्देश्य, यानी कि इसके पीछे एक उद्देश्य होता है, ठीक है, हर शिक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। ओके, ये सामाजिक प्रक्रिया है जो लोगों के बीच रह करके ही होती है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि होती है, व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। शिक्षण की बात की जाए तो शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले सीखने वालों के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स, युक्तियाँ और साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, आप दूसरे को सिखा रहे हैं, तो दूसरे को सिखाने के लिए आप अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ठीक है। कोई एक तरीके से नहीं समझ रहा तो उसको एग्जाम्पल दे के समझा रहे हो, अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक सीखने वाले सीख नहीं जाते। आप चाहे घंटा भर कितनी भी मेहनत से पढ़ा लो, यदि बच्चे के समझ में नहीं आया तो आपका पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, आपका पढ़ाना व्यर्थ है। सीखना क्या है? सीखने का अर्थ है अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अध्ययन द्वारा नए नए तथ्यों को जानना, नई नई क्रियाओं को करना और इन्हें बहुत समय तक धारण करना और आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना। जो भी कुछ आपने सीख लिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस लर्निंग का प्रयोग करके उस आवश्यकता को पूरा अगर आप कर लेते हैं, मतलब आपने सीख लिया। सीखने का तब तक कोई मतलब नहीं बनता जब तक उससे सीखने वालों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता। आपने सीखा है, इसका मतलब आपके अंदर परिवर्तन वो नज़र आना चाहिए। ये भी टॉपिक हमारा शिक्षा, शिक्षण, सीखना कंप्लीट होता है। आइए हम लोग शिक्षा के उद्देश्य समझेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देखिएगा, शिक्षा के उद्देश्य क्या कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, कि बालक का हर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उसका शारीरिक विकास हो सके, उसका ब्रेन डेवलप हो सके, इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए, ठीक है, सोशल यानी समाज के लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो ये सर्वांगीण विकास होता है, हर तरीके से डेवलपमेंट होना, अर्थात व्यक्ति का बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास करना शिक्षा का ही उद्देश्य है, कि बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। शिक्षा के माध्यम से बालकों में श्रम के प्रति आदर, यानी मेहनत के प्रति सम्मान और रुचि उत्पन्न करके हस्तकला के कार्य पर बल देना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर क्या हो, हस्तकला आ जाए, अपने हाथों से चीज़ों को बढ़िया बनाना सीख जाए, ताकि भविष्य में बालक व्यावसायिक कुशलता में उन्नति प्राप्त कर सके, ठीक है। व्यवहारिक शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए ताकि बाद में वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। ऐसी शिक्षा दो बच्चे को कि वह आगे जाकर के लाइफ में परेशान ना हो, अपने लिए दो रोटी कमा के खा सके। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। व्यक्ति के चरित्र का सीधा प्रभाव समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। चरित्रवान व्यक्ति ही किसी समाज और देश की प्रगति के आधार होते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हर नागरिक को चरित्रवान बनाया जाए। समाजवाद की स्थापना। देखिएगा, शिक्षा द्वारा हमें ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करनी होगी जहां सभी जाति, प्रजाति, वर्ण, संप्रदाय के लोगों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हो सके। भावात्मक एकता का विकास। शिक्षा के माध्यम से ही हम देशवासियों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना, त्याग और देश पर मर मिटने की भावना को जागृत कर सकते हैं। ये थे हमारे शिक्षा के उद्देश्य। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैप्टर फर्स्ट आपका कवर हुआ फिलॉसफी का। सेकंड चैप्टर आपका सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन चैप्टर ये भी होगा, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अभिकरण। ये हम लोग कवर करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और पूरा एक चैप्टर ही खत्म करेंगे। हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे फिलॉसफी 2026 के नाम से, उसमें सारी वीडियोज आपको सीक्वेंस में
मिल जाएंगी। बाकी इसमें ये एक ऐसा फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। अब इसके बाद फिर तीसरा चैप्टर हमारा दर्शन का शुरू हो जाएगा। उसमें हम समझेंगे दर्शन का अर्थ होता क्या है, दर्शन का अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु क्या है, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, दर्शन और शिक्षा का संबंध, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाकी इसके बाद जब आगे हम लोग पहुंचेंगे तो उसमें फिर हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए प्रकृतिवाद आ गया। तो यदि आप जो है हमारे ये नोट्स ले लेते हैं तो आपके बहुत काम की चीज़ है। 9628182649 यहाँ फटाफट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, और कुछ फीस आपको पे करनी होगी। कंप्लीट नोट्स चारों पेपर के आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।